गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी की सामान्य चर्चा की थी। हार्मोन के बारे में हमने हार्मोन के लक्षण जाने थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक जनरल सर्वे हमने किया था कि कौन कौन से अंतःस्रावी अंग शरीर में पाए जाते हैं। अब हम एक एक अंग की इनमें से चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को यही संचालित करती है, यही तेज करती है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लोकेशन सबसे पहले बात करें, कहाँ पर स्थित है। ये नेक भाग में, गले के भाग में पाई जाती है, जहाँ पर लैरिंक्स होता है, स्वर यंत्र होता है। गले के बीच में एक उभरा हुआ भाग आप पाएंगे। उसी के ठीक नीचे की तरफ, उस उभरे हुए भाग को आडम्स एपल कहते हैं। वही लैरिंक्स की कार्टिलेज है जो उभरी हुई दिखाई देती है। तो इसके ठीक नीचे थायराइड स्थित होता है। ये दो पालियों में या दो लोब में पाया जाता है। दोनों लेटरल साइड में ट्रैकिया पर लिपटे हुए एक एक लोब होते हैं, और दोनों लोब एक इस्थमस नाम की प्लेट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये डायग्राम बनाया गया है। इसमें ऊपर ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स के नीचे आप देखेंगे तो ये थायराइड कार्टिलेज है, और उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे तो क्रिकोइड कार्टिलेज है। और उसके नीचे जब आप देखेंगे तो ये रेड कलर में ड्रॉ किया गया है लेफ्ट लोब और राइट लोब, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ का थायराइड। और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो इसी थायराइड के ऊपर ही दोनों लोब्स में एक एक जोड़ा पैराथायराइड ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, ये ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया के साइड्स में लिपटा हुआ है, और ऊपर की तरफ इस्थमस नाम की पट्टी है जो दोनों पालियों को जोड़ रही है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, रचना हुई। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, सेक्शन काट करके देखें, तो यहाँ डायग्राम आप देखेंगे कुछ हिस्सा थायराइड का यहाँ बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि ये अनेक इसमें फॉलिकल पाए जा रहे हैं। ये गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, बीच में इनके खाली स्थान दिखाई दे रहा है, कैविटी टाइप का दिखाई दे रहा है। ये फॉलिकल्स हैं। थायराइड ग्रंथि में ऐसे ही अनेक फॉलिकल्स पाए जाते हैं, बहुत से फॉलिकल्स। हर फॉलिकल बीच में खाली स्थान है, और किनारे की तरफ जैसा आप देख रहे हैं तो ये कॉलमनर एपिथेलियम या चौड़े प्रकार के एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, वो घेरे हुए हैं। फॉलिकल्स के बीच बीच में आप देखेंगे तो ब्लड वेसल्स, रक्त की नलिकाएं पाई जा रही हैं फॉलिकल के बीच बीच में, जगह जगह पर। और फॉलिकल के बीच के स्थानों में ही ये देखें कुछ फैट सेल्स पाई जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कोशिकाएं बनाई गई हैं फॉलिकल्स के बीच बीच में स्थित हैं। यहाँ रेड कलर से मैंने बनाया है, ये सी सेल्स हैं या पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स ये यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में कैविटी है, ल्यूमेन है, इसमें प्रोटीन भरा हुआ होता है जिसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, वो इसमें भरा हुआ पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि को रक्त की आपूर्ति करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज। थायराइड की धमनियाँ
सुपीरियर थायराइड धमनी और इन्फीरियर थायराइड धमनी ये रक्त पहुंचाती हैं और वहाँ से रक्त को ले आने का काम सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल ये 3 थायराइड वेंस करती हैं और इनमें लिम्फ का भी काफ़ी प्रवाह पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ विकसित है। और जैसा मैंने अभी बताया था कि थायराइड में बहुत से फॉलिकल पाए जा रहे हैं, उसमें थायरोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन कोलाइड भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं थायराइड के हार्मोन की, कैसे बनता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की विवरण अब हम करते हैं। तो हम थायराइड के हार्मोन्स की बात करते हैं। 2 हार्मोन थायराइड से ग्रंथि से बनते हैं। एक तो प्रमुख हार्मोन है थायरॉक्सिन, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, और दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। तो जो थायरॉक्सिन है, जो प्रमुख थायराइड हार्मोन है, जिसके नाम पर ग्रंथि का नाम भी बना पड़ा हुआ है, उसके निर्माण की बात करते हैं। इसके लिए एक टायरोसिन नाम का अमीनो अम्ल है जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग पाई जाती है उसमें। तो टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल के साथ आयोडीन जुड़ जाता है, अर्थात टायरोसिन का आयोडीनेशन होता है, जिससे कि थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। सबसे पहले होता यह है कि आयोडीन को फॉलिकल की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। आयोडीन को फॉलिकल की कोशिकाओं में सबसे पहले पहुंचाया जाता है और वहां पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। इसको हम सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर कहते हैं, NAIS, N फॉर नेट्रम, नेट्रम आयोडीन सिम्पोर्टर। अब वहीं पर उन्हीं फॉलिकुलर कोशिकाओं में जहाँ पर ये आयोडीन पहुँचाया गया है, वहाँ थायरोग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, पाया जाता है। इस प्रोटीन की विशेषता है कि इसमें टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस तरह से टायरोसिन और आयोडीन दोनों ही पदार्थ फॉलिकुलर कोशिकाओं में पहुँच गए हैं। वहाँ पर आयोडीन टायरोसिन के साथ क्रिया करता है, वही टायरोसिन जो थायरोग्लोबुलिन में प्रेजेंट है, और इसके परिणाम स्वरूप मोनोआयोडोटायरोसिन बनता है। जब 2 आयोडीन जुड़ जाते हैं तो वो डाई आयोडोटायरोसिन हो जाता है। तो मोनोआयोडोटायरोसिन, एक आयोडीन का जुड़ना टायरोसिन से, और डाई आयोडोटायरोसिन, 2 आयोडीन का जुड़ना टायरोसिन से। तो ये दोनों पदार्थ मोनो और डाई आयोडोटायरोसिन बन जाते हैं। अब एक मोनोआयोडोटायरोसिन, जिसको MIT कहते हैं, और उसी के साथ एक डाई आयोडोटायरोसिन, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इस तरह से ट्राई आयोडोथायरोनिन बन जाता है। इसी को T3 कहते हैं। और जब 2 डाई आयोडोथायरोनिन जुड़ जाते हैं तो T4 बनता है, जिसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। तो ये T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, यही थायरॉक्सिन हार्मोन हैं। इनमें से T4 जो है ये रक्त में सामान्य तौर पर प्रवाहित होता रहता है, और T3 का यद्यपि प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन इसका हाफ लाइफ बहुत कम है, ये लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए T4 ही अधिकांशतया रक्त में प्रवाहित होता रहता है। ये दोनों ही एक्टिव थायराइड हार्मोन्स हैं, ये फैट सॉल्युबल हैं, और रक्त में ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा एक थायरोनिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, TBG कहते हैं, इस TBG के साथ जुड़ा हुआ ये रक्त में प्रवाहित होता रहता है, ऊतकों तक कैरी करने का काम, अर्थात थायराइड ग्रंथि जहाँ से रिलीज हुआ वहाँ से ऊतकों तक कैरी करने का काम TBG, थायरोनिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की सहायता से होता है।
जैसा कहा, यद्यपि T3 अधिक पोटेंट है, अधिक प्रभावशाली है, लेकिन ये बहुत कम समय तक स्थिर रह पाता है और ये जल्दी ही विघटित हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन के साथ ये लंबे समय तक जुड़ा नहीं रह सकता है। और इसी कारण अधिकांश, जैसा मैंने बताया, जो रक्त में प्रवाहित होता रहता है वो T4 ही होता है। ऊतकों में पहुंचने के बाद ये T3 में परिवर्तित हो सकता है, और जब इनका कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद ये T3 और T4 ये दोनों ही लिवर और किडनी में ले जाए जाते हैं और वहाँ इनसे आयोडीन हटा दी जाती है। तो इस तरह से ये दो हार्मोन हुए, T3 और T4, जो कि टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल के डेरिवेटिव हैं। टायरोसिन के साथ आयोडीन जुड़ा है, उसी से जुड़े हैं। हम कार्य की बात करते हैं, क्या कार्य हैं थायराइड ग्रंथि के। और यहाँ अभी हम जो कार्य की बात करने चल रहे हैं, ये फिलहाल थायरॉक्सिन के संबंध में बात करने चल रहे हैं। थायराइड ग्रंथि का, जैसा मैंने बताया कि थायरॉक्सिन का प्रमुख कार्य है मेटाबॉलिज्म को तेज करना, शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज करना। जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज हो सकता है, इसको कैलोरीजेनेसिस कहते हैं। शरीर में ऊर्जा का अधिक बनना, श्वसन क्रिया तेज होना, बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज होना। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात प्रोटीन या अदर सोर्सेज से ग्लूकोज का निर्माण किया जाना। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके उससे ग्लूकोज का निर्माण किया जाना, अर्थात दोनों ही विधियों से ऊर्जा का अधिक से अधिक निर्माण किया जाना। लाइपोजेनेसिस, वसा का ब्रेक डाउन करना और यहाँ से भी ऊर्जा का निर्माण किया जाना। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों से ही ऊर्जा की अधिक से अधिक निर्माण करना, तीनों का ब्रेक डाउन तेज करना। और थर्मोजेनेसिस, क्योंकि इतनी अधिक ऊर्जा बनेगी इसलिए शरीर का तापमान भी अधिक होगा। ये सबसे मूलभूत प्रभाव है थायरॉक्सिन के। ये सारे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जहाँ पर ये प्रभाव डालते हैं उन ऊतकों में ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और सोडियम पोटेशियम पंप जो झिल्लियों में काम करता है, उस पंप की सक्रियता ये बढ़ा देते हैं और इसके द्वारा ये अपने प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये तो इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात हुई, जो अभी हमने बताई कि इन क्रियाओं को तेज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। बात कर लेते हैं इसके कमी या अधिकता की। तो हाइपोथायरायडिज्म एक वो अवस्था जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो या थायराइड ग्रंथि सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहा हो, इसको हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। इसका प्रमुख कारण जो होता है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन उनको कहते हैं जो अपने शरीर में अपने ही विरुद्ध एंटीबॉडी बनने लगती है, अर्थात अपना शरीर अपने ही ऊतकों को नहीं पहचानता और उनको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। ऐसी बीमारियों को ऑटो इम्यून बीमारियां या ऑटो इम्यून परिस्थितियां कहते हैं। तो एक ऐसी ही परिस्थिति है जिसको हाशिमोटोज डिजीज कहते हैं। हाशिमोटो की बीमारी की विशेषता ये है कि शरीर के अंदर इस प्रकार की एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो TSH रिसेप्टर्स को, फॉलिकल सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर उपस्थित हैं उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। परिणाम स्वरूप फॉलिकल की कोशिकाएं अपना काम नहीं कर पाती हैं, फॉलिकल की कोशिकाएं थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और ये भी हो सकता है कि फॉलिकल को नष्ट ही कर दें एंटीबॉडीज़। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे फॉलिकल नष्ट हो जाए या उनकी कोशिकाएं ब्लॉक हो जाएं, दोनों ही स्थितियों में थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं हो पाएगा। हाइपोथायरायडिज्म का जो लक्षण दिखाई दे सकता है वो ये है कि डिप्रेशन, इसी तरह कोल्ड इंटॉलरेंस, सर्दी बहुत अधिक एहसास होना, वेट गेन होना, भार बढ़ जाना, ब्रेडिकार्डिया, हृदय की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, हृदय का आकार बढ़ जाता है, थकान आती है। और क्योंकि ऊर्जा स्तर कम हो रहा है इसलिए इसका प्रभाव मस्तिष्क तक और तंत्रिका तंत्र तक भी पड़ता है, तो कंसंट्रेशन में अंतर आ जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। मिक्सेडमा का अर्थ है कि शरीर के
कोशिकाओं के बाहर वाला स्थान, अर्थात दो कोशिकाओं के जो बीच का स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेसेज, उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में स्वेलिंग जैसा दिखेगा, सूजन जैसा दिखता है। ये स्थितियां पाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन, उसी कम ऊर्जा के बनने के कारण ये स्थितियां बनेगी। अगर अर्ली एज में, बहुत प्रारंभिक अवस्था में आयोडीन की कमी हो जाए या थायराइड अपना कार्य करना बंद कर दे, तो जो परिस्थिति होती है उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म एक तरह से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। इसी अवस्था को क्रेटिनिज्म कहते हैं। शरीर से और मस्तिष्क से, दोनों ही तरह से वो बच्चा विकसित नहीं हो पाते हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट भी डिले हो जाता है अगर थायराइड की सक्रियता कम है। और एम्फीबिया में देखा गया है कि अगर जिस जल में ये रह रहे हैं एम्फीबियंस, अगर वहाँ आयोडीन की कमी हो तो उनका मेटामॉर्फोसिस लेट हो जाता है। नियोटेनी जैसी एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है और वो वयस्क नहीं बन पाते हैं। एक शब्द आता है ग्वाइटर, घेंघा कहते हैं हिंदी में इसको, गलगंड या घेंघा। इसमें जो थायराइड ग्रंथि है ये बहुत अधिक सूजन इसमें आ जाती है, फूल जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है और गले में वो बड़ा सा फोड़ा नुमा या घेंघा दिखाई देता है। इसी को ग्वाइटर कहते हैं। ये दोनों ही कारणों से हो सकता है। ज़्यादातर अधिकांश मामलों में ये हाइपोथायराइड के कारण होता है, जिसको हाशिमोटो की बीमारी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था। इसमें होता क्या है कि जो थायराइड की कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उनका कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, वहाँ पोषण बहुत अधिक पहुँचने लगता है और कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। बार बार विभाजन होने से हाइपरप्लेसिया का अर्थ है संख्या में वृद्धि हो जाना। तो संख्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, ये अवस्था घेंघा कहलाती है। तो ये दोनों कारणों से हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज़ में भी यही हो सकता है कि ग्रेव्स डिजीज़ में फॉलिकल सेल्स को अधिक से अधिक थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप भी घेंघा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अधिकांश मामलों में हाशिमोटो डिजीज या हाइपोथायराइडकरण होता है। दूसरी परिस्थिति हाइपरथायराइडिज्म कहलाती है। जब थायराइड अधिक सक्रिय हो जाए तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। जैसा अभी कहा हमने कि जो इसी को ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसे ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसा अभी हम आपको बता रहे थे कि ऑटो इम्यून स्थितियों में स्वयं के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। तो यहाँ पर इस तरह की एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो फॉलिकल सेल्स पर टीएसएच रिसेप्टर्स को प्रेरित कर देती हैं, सक्रिय कर देती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो अधिक से अधिक टीएसएच से जुड़ करके और अधिक से अधिक थायरॉक्सिन बनाने की प्रेरणा देते रहते हैं इन कोशिकाओं के, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ हाइपरप्लेसिया की स्थिति, अर्थात कोशिकाओं में विभाजन होना और अधिक से अधिक कोशिकाओं की निर्माण हो जाना, ये हो सकता है। लेकिन ये कम होगा, बहुत आवश्यक नहीं है कि हाइपो या हाइपरथायराइड ये घेंघा या ग्वाइटर के रूप में विकसित हो, आवश्यक नहीं है। बहुत कम मामलों में ग्वाइटर के रूप में विकसित होता है। हाइपरथायराइडिज्म अर्थात थायराइड की अधिक सक्रियता के लक्षण हो सकते हैं एंग्जाइटी। जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जल्दी में रहता है, शीघ्रता में रहता है, चिंता में रहता है, उसको गर्मी हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, वेट लॉस होता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, पसीना काफ़ी अधिक आता है। और एक स्थिति कहते हैं एक्सॉप्थैल्मस। एक्सॉप्थैल्मस का अर्थ है बल्जिंग आइज, नेत्र बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं और बाउल मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, अर्थात पेट खराब रहता है। यहाँ पर हम
आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से थायरॉक्सिन के सिक्रीशन का नियंत्रण होता है। इसके सिक्रीशन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा है। पिट्यूटरी, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, और थायराइड अभी मैंने आपको बताया नेक भाग में पाया जाता है। इनमें एक कनेक्टिविटी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को कहते हैं एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। जो हाइपोथैलेमस है, जब रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा उसको कम प्राप्त होती है हाइपोथैलेमस को, तो वहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कहते हैं। ये थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन वहाँ से हाइपोथैलेमस में पहुँचता है। थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर के और पिट्यूटरी में पहुंचता है। पिट्यूटरी में पहुंचने से पहले ये ब्लड से होकर के निकलता है, जिसको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में आता है। वहाँ से ये पिट्यूटरी में जाकर के थायरोट्रोपिक सेल्स वहाँ पर होती हैं, उनके साथ जुड़ता है, और वहाँ से ये TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। अर्थात TRH के प्रभाव में पिट्यूटरी द्वारा TSH स्रावित किया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रक्त में पहुंचता है, रक्त से हुआ पिट्यूटरी में थायराइड में पहुंचता है, और थायराइड में पहुंच करके फॉलिकल्स के साथ जुड़ करके फॉलिकल को T3 या T4 बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है, अर्थात जो रक्त में T3 या T4 की मात्रा है, इसका आकलन हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है, और अगर ये मात्रा कम पाई जाती है तो वहाँ से TRH की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसको निगेटिव फीडबैक कहते हैं। पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। ऊपर डायग्राम में हमने बनाया था कि फॉलिकल सेल्स के बीच बीच में दो फॉलिकल्स के बीच बीच में इंटरफॉलिकुलर स्पेसेस में पाए जा रही थी सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन बनाती हैं जो कि 32 अमीनो अम्लों का बना हुआ एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है। ये हाइपोकैल्सीमिक एजेंट है। ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है। होता यह है कि रक्त से कैल्शियम को बोन की तरफ मूव करवा दिया जाता है, और इससे रक्त में कैल्शियम सामान्य स्तर या कम स्तर पर पहुंच जाता है। ये जो कार्य है, ये पैराथायराइड हार्मोन के उल्टा कार्य है। पैराथायराइड हार्मोन बोन से रक्त में कैल्शियम को पहुंचाता है, जबकि ये कैल्सिटोनिन रक्त से बोन में कैल्शियम को पहुंचा रहा है। तो ये दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जो कि जुड़ा हुआ है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से, बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ा हुआ है ये। तो इस तरह से ये हमने दोनों हार्मोन्स की चर्चा की, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थैंक यू बच्चों।